बोलो, समय देते हैं, इतने समय में उसको अरेस्ट करो। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं? मैं संविधान के दायरे में रहकर यही सारे देश भर में काम करता हूं। जब मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि पुलिस ने ऐसे ऐसी गड़बड़ी की है, एसडीएम साहब बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे मेरे पास भेजा ही नहीं। तो यहाँ कोई वकील है क्या? है कोई? है? चलो आप लोग जो है वे तैयारी करो। इलाहाबाद या कौन से रीजन में आता है? इलाहाबाद में आता है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ की जो पुलिस है, इन लोगों ने हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया। ये कि नहीं? आप तो वकील, आप तो जानते हैं ना, आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया, उनके पावर में नहीं है। ये एसडीएम साहब खुद बोल रहे हैं, हमारे पास बताया ही नहीं उन्होंने। हमारा पावर है, मजिस्ट्रेट का पावर उनके पास है। इसका मतलब कॉन्शियसली किया, समझ रहे? कॉन्शियस ऐसा करने का अधिकार नहीं है पुलिस वालों के पास। तो इस बात को आधार बनाकर हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर करा। हाई कोर्ट में दूसरे मेरे वकील है लखनऊ में, उन लोगों को भी लगा था मैं ऐसे थोड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं वकीलों से पैसा नहीं देता हूं, वकील ही मुझे चंदा देते हैं। हाई कोर्ट के वकील भी मैं उनको पैसा नहीं देता हूं, वही मुझे चंदा देते हैं। क्यों? मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं, गरीबों की मजलूमों की लड़ाई लड़ता हूं, तो लोगों को मालूम है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है मेरे से पैसा नहीं लेते, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के, और वो भी भारत में जो 10 बड़े वकील हैं ना, उसमें से। साथियों, मैं ये पब्लिक में बोल रहा हूँ, ये पब्लिक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पुलिस वाला कोई आदमी मुझे दिख नहीं रहा, वो मैं ये बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर ली। समझ रहे बात? कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उसे रिकॉर्ड कर ले, नहीं तो मैं खुद ही रिकॉर्ड भेज देता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, समझ रहे? और ये मेरा रिकॉर्ड जो है ये दुनिया में जा रहा नहीं, ये सारे दुनिया में जा रहा है। तो पुलिस चौकी में तो जाता ही जाता है, पुलिस चौकी दुनिया के बाहर थोड़ी है। ये ग्लोबल मीडिया, सोशल मीडिया इज ग्लोबल मीडिया, तो सारी दुनिया में जा रहा है। साथियों, आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार है। हमें अपना कार्यक्रम करने का, कार्यक्रम संचालित करने का, सभा सम्मेलन लेने का, भाषण करने का, ये आर्टिकल 19 में सब लिखा हुआ है। और कोई हमें इस तरह के काम करने से रोक नहीं लगा सकता भारत भर में। मैं किसी वकील, किसी पुलिस वाली की नहीं सुनता इसके बारे में। संविधान का आदेश है तो पुलिस की क्यों सुनो? मैं लकड़ी लेकर भी नहीं चलता, इतनी लकड़ी, हथियार तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं कोई हथियार बंद आंदोलन चला रहा हूं, मैं कोई हिंसा करने के लिए प्रमोट कर रहा हूं, मारो काटो की बात कह रहा हूं, तो फिर पुलिस वालों की बात सही है, बराबर है? मैं तो इसके बहुत सख्त विरोध में हूं। अगर कोई मेरा कार्यकर्ता इस तरह का गलत काम करते हुए पाया गया, तो मैंने पुलिस वालों को बोल के रखा है कि मैं खुद ही उसको पकड़ के आपको हैंडओवर करूंगा। जब मैं इस तरह से इस कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं, तो पुलिस वालों पर डबल बंधन है कि वो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करे। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा की सरकार ने, रोहतक ने, बीजेपी की सरकार है, मुझे कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी। तो वो आरएसएस के पैदा किए लोग हैं, तो मैंने कहा ये आरएसएस के पैदा किए लोग हैं, तो इसके माए बाप नागपुर में रहते हैं। अरे बच्चों को क्या पकड़ा जाए? ए बचुआ लोग, इस मन क्या सर बचुआ लोग, ये उनके बाप दादा है ना नागपुर में बैठे हुए, साले उनको पकड़ते हैं। तो 3.5 लाख लोग लेकर के नागपुर में गए।
नागपुर से आसपास में जितने भी जिले थे सारे सड़कों पर हमारी गाड़ी आ गई। 2 लाख सड़कों पर थे। पूरा का पूरा नागपुर एरिया जो है हम लोगों का घेरा हुआ था। और नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर को जब घेर लिया गया तो नागपुर के आरएसएस वाले अपने हेडक्वार्टर को ताला लगाकर भाग गए। अब बोलेंगे आपको कैसे मालूम हो गया? वहां इंस्पेक्टर था एक, मेरे जाति का था। बोले बोलना मत। मैंने कहा ठीक है, अपने लोगों को जानकारी तो देना पड़ेगा ना, नाम नहीं बताऊंगा। उसने बताया कि वो लॉक लगाकर भाग गए। मैंने कहा कहाँ तक भागेंगे? भारत की सीमा तक ही जाएंगे। इधर पाकिस्तान है, साले गोली मारेगा, इधर चाइना है, गोली मारेगा, ज्यादा से ज्यादा नेपाल में जा सकता है। तो नेपाल बहुत छोटा देश है, 1-2 करोड़ का पॉपुलेशन है नेपाल का। 140 करोड़ वाले जनसंख्या वाले देश से नेपाल पंगा ले लेगा? ये कैसे ले सकता है? तो इसलिए अब पता चला है कि वो नागपुर से अपना आरएसएस का हेडक्वार्टर बदलकर अयोध्या लाने वाले हैं। तो मैंने अयोध्या वालों को टेलीफोन कर दिया, उधर घेर लेते हैं। मैं यहाँ के पुलिस वालों को या दुनिया वाले के लोगों को बोल रहा हूँ, भाई मैं ये बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। कानून और संविधान के विरोध में अगर मुझे कोई रोकने की कोशिश करेगी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। आप क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा? गैर कानूनी तरीके से मुझे अरेस्ट करके आप जेल में ले जा सकते हो। तो जज पूछेगा ना क्यों पकड़ के लाए? वहां तो नागपुर वालों को, पुलिस वालों को 8-10 गाड़ियों में बिठाकर सम्मान के साथ मुझे मेरे घर में छोड़ना पड़ा। नहीं देखा आपने टीवी पर? साथियों, ईवीएम मशीन की जो लड़ाई है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। और इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। कोई मैं अपनी मन की कहानी नरेंद्र मोदी की तरह मन की कहानी नहीं बता रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है घोटाला होता है। घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। तो आज के तारीख में 3 प्रकार से वोटिंग होती है। तो घोटाला कैसे होता है ये जानने के लिए ये 3 प्रकार से वोटिंग कैसे हुई अभी तक, ये ब्रीफ में संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले देश में बैलेट पेपर से वोट होता था। 26 जनवरी 1950 के बाद 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर था। और बैलेट पेपर था तो जब आप बूथ पर वोट डालने के लिए जाते थे तो आपको बूथ के चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे और बैलेट पेपर देते थे और फिर आप देखते थे कि कैंडिडेट के क्या नाम है। फिर देखते थे कि उनके चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। आपको भी मालूम है इस तरह से चुनाव निशान नहीं होते, मुझे भी मालूम। मगर मैं क्यों बता रहा हूं? एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं ताकि बात आपको समझाई जाए। तो फिर क्या होता था? फिर उस समय मोहर होती थी, मोहर होती थी। फिर आप देखते अरे शाही लगा हुआ नहीं, तो फिर आप क्या करते थे? हाँ, शाही लग गई। और फिर देखते थे कि किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। ऐसा करके आप कुत्ते को ऐसा स्टैंप लगाते थे, मोहर लगाते थे।
हाँ हाँ बराबर लग गया है, जैसा मैं लगाना चाहता हूं वैसा लग गया है। ऐसा सोचकर आप इसको ऐसा फोल्ड करते थे, ऐसा फोल्ड करते थे। अरे बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करना पड़ा, फिर आप छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे, और उसके बाद बेल्ट बॉक्स में डालकर आप निश्चिंत होकर घर में जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उसी कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होकर वो आदमी घर में जाता था। बराबर ऐसा होता था ना। अब ईवीएम आ गई, 2004 में ईवीएम आ गई और आप वोट डालने के लिए गए तो आपने बटन दबाया, कमल का फूल, साइकिल, हाथी, पंजा, जिस किसी पर भी आपकी डालने की इच्छा है, आपने वो बटन दबाया। बटन दबाने के बाद जैसे बैलेट पेपर पर आंखों से दिखाई देता था, चुनाव निशान दिखाई देता था, स्टैंप लगा हुआ आंखों से देखते थे। अगर आंख कमजोर है तो चश्मा लगा कर देखते थे कि बराबर मुहर लगी कि नहीं लगी। मगर ईवीएम मशीन में बटन दबाने के बाद वो मोहर कहां लगी कहीं दिखाई नहीं। 2004 में वो मोहर कहां लगी दिखाई नहीं दी। 2004 2009 में नहीं दिखाई दी। मैं 2004-2009 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। दिखाई नहीं दी, दिखाई नहीं दी तो वो तो ईवीएम मशीन के अंदर जाएगी। आपने बटन दबाया, दिखाई नहीं दिया, मगर वो ईवीएम मशीन के अंदर जाएगी। तो ईवीएम मशीन के अंदर जब आपका वोट जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। समझ लो, कोई बताने वाला नहीं मेरे अलावा। उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता, जैसे बैलेट पेपर दिखाई देता ना, ये आंखों से दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। सारे दुनिया के एक्सपर्ट ये मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक मैसेज मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, आपने टाइप किया, राम नारायण जी, मैं राम प्रसाद वाराणसी के एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठा हूं और 2 घंटे के बाद दिल्ली पहुंचने वाला हूं। आप दिल्ली के एयरपोर्ट पर आकर मुझे रिसीव कर लीजिए। मैं दिल्ली में पहली बार आ रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं, तो आप आकर के मुझे रिसीव कर लीजिए। आपने मैसेज टाइप कर लिया। मैसेज टाइप करके आपने राम प्रसाद को भेज दिया और चला गया। वो आपने वाराणसी से भेजा, दिल्ली गया। आपने वाराणसी से भेजा, न्यूयॉर्क गया। आपने वाराणसी से भेजा, लंदन गया। जाता ना? वायर है क्या? है वायर? तार है क्या? है? फिर भी जाता ना? हाँ, जाता है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल से जा सकता है तो ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में आपका वोट जमा हुआ, वो भी ट्रांसफरेबल है, जैसे मैसेज ट्रांसफरेबल है। अरे ये तो कई हजार किलोमीटर गया, ईवीएम तो इतना ही होता है। 1-1.5-2 फीट के अंदर ही ईवीएम मशीन होता है और उसमें 7, 8, 10, 11 लोगों के वोट इकट्ठा होते हैं। तो 1 फीट के अंतर पर ही जाना है, उसको ट्रांसफर होना है, ज्यादा लंबा ट्रांसफर नहीं होना है। यही के यही ट्रांसफर मशीन के अंदर ही अंदर ट्रांसफर होना है। तो सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं कि ईवीएम मशीन के अंदर जो डाटा होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, हस्तांतरण करने वाला होता है, वो हस्तांतरित हो जाता है। ये
सारी दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं। इसका मतलब आप लोगों को समझना चाहिए कि आपने वोट किसी को दिया, आपका वोट किसी के नाम पर जमा हो गया। आप किसी और को चुनवाना चाहते हो, कोई और आदमी चुनकर आ गया। ये तो आपके भविष्य का सत्यानाश करने वाला मशीन है, आपका सारा का सारा सत्यानाश करने वाला। तो 2004 में 2009 में ईवीएम मशीन कांग्रेस ने लाई। 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार बनाई। और जब घोटाला करके सरकार बनाई तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए सबूत लेकर। सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जस्टिस सदाशिवम ने, जो चीफ जस्टिस का लिखा हुआ फैसला है, उसने सारे दस्तावेजी सबूत की छानबीन करने के बाद फैसला दिया, ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता, पारदर्शी नहीं हो सकता। ये निर्णय दिया। ये सब करने के लिए एक नई मशीन लगानी होगी। नई मशीन लगाई, पेपर ट्रेल। अभी ईवीएम का बताया, अभी आप पेपर ट्रेल का बताया। पेपर ट्रेल आ गया 2014 में। 8 अक्टूबर 2013 में फैसला आया ना ये, तो 2014 में लोकसभा का चुनाव था। तो चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो लगाया। और आप जब गए 2014 में वोट डालने के लिए, आपने बटन दबाया, आपको आंखों से दिखाई दी। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद आपको दिखाई देने लगा कि आपका वोट, आपने जहां पर बटन दबाया उसी पर चुनाव निशान पर स्टैंप और मुहर लग रहा है। ये बात आपको दिखाई देने लगी। 7 सेकंड तक वो कागज का टुकड़ा रुकता है, 7 सेकंड आपको देखने को मिलता है, उसके बाद कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। ओके, 3 तरीके किसने बताया? आज तक बताया किसी ने? चुनाव आयोग ने आप लोगों को बताना चाहिए था ना। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी आपको जानकारी देने की। इसलिए कहता हूं चुनाव आयोग देशद्रोह के काम में लगा हुआ है। देशद्रोह छोटा मोटा मामला, ये देशद्रोह के काम में लगा हुआ है चुनाव आयोग। ये चुनाव कमिश्नर जो है, ये उनके पिछवाड़े पर लात मारने लायक लोग हैं। 10 लात मारना चाहिए और 1 गिनना चाहिए। इतने लोग, इतने खराब लोग। 140 करोड़ लोगों के जनता का उसके साथ होगा। अभी तो लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो रही है, तो लोगों का गुस्सा जब बढ़ेगा तो वो लोग कुछ भी कर सकते। साथियों, मैं तो केवल शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव के लिए कह रहा हूं जो संविधान में लिखा हुआ है। तो पेपर ट्रेल मशीन आने के बाद दिखने लगा, अब मान लो राम नारायण चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताता हूं, राम नारायण चुनाव लड़ रहे हैं। ईवीएम मशीन ने राम नारायण को हरवा दिया। राम नारायण को मालूम है, मैं तो चुनाव जीतने वाला आदमी हूं भाई, मैं हारने वाला आदमी नहीं हूं। तो ये जो कागज के टुकड़े पेपर ट्रेल मशीन में गिरे हुए हैं, उसकी गिनती किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसकी गिनती होनी चाहिए। ऑर्डर है तो उसकी गिनती होगी। फिर गिनती हुई, कागज के टुकड़ों की, बैलेट पेपर की गिनती हुई। गिनती में राम नारायण जीत गए। ईवीएम मशीन में जो राम नारायण हार गया था, वो राम नारायण पेपर ट्रेल मशीन के कागजी वोटों में जीत गया। अब आप बोले कैसा हो गया भाई? यही तो सारे देश भर में समझा रहा हूं, यही तो खेल है। ईवीएम मशीन
आपका वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करता है, इसका मतलब है आपके वोटों की चोरी करती है, दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करता है, इसलिए दूसरा आदमी चुनाव जीत जाता है। इसलिए ये अभियान सारे देश भर में मैं चला रहा हूं। अब ये 3 प्रकार से हो गया। और जब राम नारायण कागज के टुकड़ों में चुनाव जीत गया तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्रूव हो गया कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम है ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, ये चुनाव आयोग को पहले से मालूम है। कैसे? क्योंकि ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। अगर ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है तो चुनाव आयोग क्या करता है? कंपनी वालों को बुलाता है, वे आ गया, ये क्या है कि मशीन बनाना। अच्छा चलो आता है। कंपनी वाले जाते हैं, चुनाव आयोग को पूछते हैं कौन सी मशीन बनानी है। कहा कि ईवीएम मशीन बनानी है, क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या विशेषता चाहिए। तो चुनाव आयोग के कमिश्नर कंपनी वालों को कहते हैं घोटाला करने वाली मशीन चाहिए। कंपनी वाले कहते हैं सुनने में नहीं आया, थोड़ा सा जोर से नहीं, 2 नंबरी काम है, जोर से नहीं बोल सकते, दीवारों के भी कान होते हैं। पता नहीं आसपास साला मेरे कोई सुन रहा है तो मेरे को जेल में डाल देगा कि मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। घोटाला करने वाली मशीन बनानी है मगर धीरे से बोलूंगा। क्यों? घोटाला करने वाली मशीन बनानी। अच्छा घोटाला करने वाले, हाँ, ज्यादा पैसा लगेगा। कंपनी वाले चुनाव आयोग को कहते हैं ज्यादा पैसा लगेगा। क्यों? चुनाव आयोग क्यों? कहा कि मशीन आपको घोटाला करने वाली चाहिए, ये टेक्नोलॉजी साली हमारे पास है ही नहीं, और जुड़ाना पड़ेगा ना, कोई न कुछ गड़बड़ी करना पड़ेगा ना, है तो टेक्नोलॉजी भिड़ानी पड़ेगी तब ना जाकर घोटाला करने वाली मशीन बनेगी। इतना आसान तो है नहीं, इसलिए ज्यादा पैसा लगेगा। अगर आप सस्ती चाहते हो, ईवीएम मशीन सस्ती चाहते हो, दे सकते हैं। या कैसे? ईमानदार बनानी होगी मशीन, ईमानदार बनानी होगी। हम ईमानदार मशीन बनाकर देते हैं, सस्ती देते हैं। नहीं, ईमानदार मशीन नहीं चाहिए। ज्यादा पैसा लगा तो चलेगा, चुनाव आयोग के कमिश्नरों के जेब से थोड़ी पैसा जाता है, साला भारत सरकार का ना पैसा है, हमारा पैसा थोड़ी है, भारत सरकार का पैसा है और जनता जनार्दन टैक्स देती है, हमारा थोड़ी है। टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर टाटा बिरला अंबानी उद्योगपति, टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर कहते हैं जरा नमक कम खाना। तो टाटा बिरला अंबानी को बड़ा गुस्सा आता है, गरीब समझ रखा है, कम नमक खाने के लिए कह रहे हो। डॉक्टर कहता है कि ये गरीबी अमीरी का मामला नहीं है। तो क्या मामला है? ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए आपको कम नमक खाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ा? ब्लड प्रेशर बढ़ता। गरीब लोगों को सब्जी खाने को नहीं मिलती तो गरीब आदमी कभी कभी नमक से रोटी खाता है तो वो ज्यादा नमक खाता है, तो उसको ब्लड प्रेशर क्यों नहीं होता? टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर को पूछता है कि उसको, उस गरीब को जो नमक के साथ रोटी खाता है, ज्यादा नमक खाता है, उसको ब्लड प्रेशर क्यों नहीं होता? डॉक्टर कहता है ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, साला ब्लड ही नहीं, प्रेशर कहां से होगा? गरीब के शरीर में
ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, ब्लड ही नहीं, प्रेशर कहां से होगा? तो चुनाव आयोग कहता है हमारे जेब से पैसा जाने वाला नहीं है, तो जनता जनार्दन टैक्स पे कर रहा है। गरीब से गरीब आदमी अगर नमक ज्यादा खाता है तो नमक पर भी टैक्स लगा हुआ है, तो गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स पे करता है। तो भारत सरकार के तिजोरी में गरीब से गरीब आदमी का भी पैसा जाता है। तो पैसा सरकार के पास जनता जनार्दन का है, हमें ईवीएम मशीन खरीदने के लिए अपने जेब से कोई पैसा चलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए घोटाला करने वाली ही बनाओ, चाहे महंगी बनाओ। तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम है ईवीएम घोटाला करने वाली है, तो उसी ने ऑर्डर दिया। इसलिए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाओ, पेपर ट्रेल मशीन लगाओ। तो 2014 के चुनाव में 0.33% लगाया, आधा % भी नहीं लगाया। ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लगाया नहीं। कितना लगाया? 0.33% लगाया। ये कितना होता है? अगर 0.50 होता तो आधा % होता, 0.33 है तो आधा % भी नहीं है। कितना % नहीं लगाया? 99.67% नहीं लगाया। इट मीन्स लगभग घोटाला पकड़ने वाली मशीन चुनाव आयोग ने नहीं लगाई। 2014 में नहीं लगाई, 2015 में नहीं लगाई, 2016 में नहीं लगाई। महिलाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। तुम लोगों के बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है तुम लोगों को, है? ये तुम लोगों के बच्चों के भविष्य का सत्यानाश होने वाला मामला है। तो ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। नहीं आएगा, ऐसी कौन सी हम लोग बड़ी बात कह रहे हैं? तो मैं तो सारी बातें खोल खोल करके समझाता हूं, कठिन से कठिन विषय भी बहुत आसानी से समझाता हूं। ये जो हमारे पुरखों ने संवैधानिक अधिकार, वोट का अधिकार दिया, वो खत्म हो जाएगा तो तुम लोगों के बच्चों का क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा ना। तो ध्यान से सुनने से बात समझ में आती है, नहीं आती ऐसी बात नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि 2014, 2015, 2016 में जब नहीं लगाया चुनाव आयोग ने, घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाया, चुनाव आयोग ने नहीं लगाया, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जाना कोई बच्चों का खेल है? वहां जो जज है, अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं है तो जज वकील के मुंह पर फाइल फेंक के मारता है। तो बच्चों का खेल है क्या? इस सारे ठोस सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 के चुनाव में 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया जाता है। ए आदेश सुप्रीम कोर्ट का। तो ईवीएम मशीन को घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई, 13 लाख मशीनें लगाई। किसने लगाई? वामन मेश्राम ने लगवाई। किसी अखबार वाले ने खबर छापी? किसी टीवी वाले ने खबर दी? साले पेशाब हो जाती तो खबर छापता, ये फला फला आदमी पेशाब को गया है, टट्टी को गया है। ऐसी साले नालायक मीडिया वाले जो है ऐसी खबरें देते हैं। 13 लाख मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन, रिटर्न ऑर्डर। मैंने 13 लाख पेपर ट्रेल मशीन लगवाई, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगवाई। और जब लगवाई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। वो कैसे बने? 2004-2009 को कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई, तो उसके सारे दस्तावेजी सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिंह राव ने इकट्ठा किए, सुप्रीम कोर्ट में गए, नोटिस इशू। सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस को मालूम हो गया कि हमारी चोरी पकड़ी गई,
तो अडवाणी ने बयान दिया कि कांग्रेस के विरोध में ईवीएम में घोटाले के बारे में सारे देश भर में रथ यात्रा निकालूंगा। कांग्रेस को लगा कि सारे देश भर में आग लग जाएगी, कांग्रेस के दफ्तरों में आग लग जाएगी सारे देश भर में। तो कांग्रेस की सरकार थी कि अडवाणी को रोकना होगा, नहीं तो बहुत भयंकर बात होगी। वो सुषमा स्वराज मर गई, अरुण जेटली मर गए, उनके पास गए कि रोक लो, अडवाणी जी को रोक लो। कहा कि वो तो बहुत बड़े नेता है भाई, हमारी औकात नहीं उनसे बात करने की। उन्होंने तो राजनीति में हमको बड़ा बनाया, हम कौन होते हैं उनको बताने वाले। कांग्रेस को समझ में आया कि अडवाणी बड़े नेता हैं, अडवाणी का मुंह बंद करना है तो आरएसएस के पास जाना होगा, आरएसएस ही अडवाणी का मुंह बंद कर सकते हैं। कांग्रेस के लोग आरएसएस के पास गए तो आरएसएस को कहा अडवाणी जी को रोकिए, नहीं तो ये जो रथ यात्रा निकालने का ऐलान हुआ इससे देश में आग लग जाएगी, देश खतरे में पड़ेगा। आरएसएस ने कहा देश को खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा, देश को बचाया जाएगा, देश को नुकसान नहीं होने देंगे। बताइए, नहीं होने देंगे। हमें क्या फायदा होगा अडवाणी जी को रोकते, हमें क्या फायदा होगा। आरएसएस ने कांग्रेस को पूछा हमें क्या फायदा होगा, कहा देश बचेगा, यही ना फायदा है आपका, आप तो देशभक्त लोग हैं। आरएसएस डेली ना देशभक्त 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 राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति बोलते रहते, आप भजन गाते रहते देशभक्ति का, तो देश बचेगा नहीं, यही तो आपका फायदा है ना। ये तो SC ST OBC को बुड़बक बनाने का ना हमारा कार्यक्रम है। ये तो SC ST OBC के जो लोग हैं, इन लोगों को बुड़बक बनाने के लिए राष्ट्रभक्त 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 राष्ट्रवाद 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 कहते रहते हैं हम लोग। आप हमारा ही नारा हमारे ही मुंह पर फेंक के मारोगे। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या फायदा होगा बताइए। अच्छा तो आपको फायदा चाहिए, चलो ठीक है, 2014 का चुनाव आप घोटाला करके जीत लो, सरकार हमारी है, चुनाव कमिश्नर हमने बनाया, सारे देश की मशीनरी हमारे नियंत्रण में है, आपको 2014 का चुनाव जितवा देते हैं। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा, आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपने 2004 2009 को घोटाला करके 2 बार सरकार बनाई, आप हमको कई बार घोटाला करके सरकार बनाने के लिए कह रहे हो, हैं? ये बराबरी की बात नहीं है। तो कांग्रेस ने कहा क्या करना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो आप भी हम कांग्रेसियों की तरह 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं नहीं, बराबरी होनी चाहिए। नहीं, हम कांग्रेसी तो 2 नंबरी लोग हैं, आप आरएसएस के लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, आप भी 2 नंबरी। अरे ये 2 नंबरी का छोड़ो भाई, ये बराबरी होनी चाहिए। चलो ठीक है, समझौता हुआ आरएसएस में, भाजपा में, नरेंद्र मोदी में समझौता हुआ, और इस समझौते में एक और बात हो गई, अडवाणी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। छोटा मोटा आदमी था, आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल करके अडवाणी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनने से रोका, और नरेंद्र मोदी जो उसके रथ यात्रा का एक घोड़ा था, नहीं मालूम। अरे अडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाली थी तो रथ यात्रा में वो अपना राजा की तरह बैठा रहता था और ये हाँकता रहता था, समझ में नहीं आया। 2 घोड़े और तीसरा घोड़ा हाँकने वाला, तो फोटोग्राफ्स है, रथी में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी। तो अडवाणी का रथ हाँकने वाले आदमी को आरएसएस ने प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। क्यों? अडवाणी ने आरएसएस की बात नहीं माना, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया। समझौते के तहत, गुप्त समझौते के तहत 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव को जिताया गया और वो प्रधानमंत्री था। जब मेरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री था। नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहुंचा, मेरा ऑर्डर पहुंचा। पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया, कहा
2014 का तो निपट गया, 2019 की लोकसभा का चुनाव में वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया। और वामन मेश्राम की टांग गांधी जी की टांग नहीं है जो सिंगल हड्डी की है, वामन मेश्राम की टांग डबल हड्डी की टांग है, सिंगल हड्डी की टांग नहीं है जो ऐसे उठा दे और चला दे। नहीं, रोकना आसान नहीं है। इसलिए इसमें वामन मेश्राम की टांग हटाने के लिए हमें आप लोगों की, कांग्रेस की मदद चाहिए। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कहा प्रधानमंत्री कौन है, कहा सरकार किसकी है, कहा हमारी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, सरकार भाजपा की है, सारे देश की मशीनरी आपके नियंत्रण में है, तो आप हमारी मदद क्यों मांग रहे हो? अरे हमारी सरकार होती तो हम मदद मांगते, साले दुनिया का 2 नंबरी काम हम कांग्रेस के लोग करते, किसी को पूछते थोड़ी है। तुम्हारी सरकार है, तुम ही करो, 2 नंबरी धंधा। नहीं नहीं, ये वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई, इतना आसान नहीं है। वामन मेश्राम का केवल कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। अरे गलत करेंगे, 3.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए गया, कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। वामन मेश्राम सिंगल आदमी नहीं है, एक जनशक्ति रखने वाला लोग, तो इसलिए आपकी मदद चाहिए। कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2019 में केस दायर किया और कहा ईवीएम मशीन में घोटाला होता है तो पेपर ट्रेल की 50% मिलान करा दो। वामन मेश्राम का जो ऑर्डर है वो 13 लाख 15 लाख वोटिंग को काउंटिंग रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर है। ज्यादा समय लगता है, तो आप लोग जो है साथियों, ये बात जानना समझना बहुत जरूरी है। इतने वोट गिनने पड़ेंगे, ज्यादा समय लगेगा। तो हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा वकील को, वकील साहब आप कांग्रेस के वकील क्या 50% मिलान कराने की बात कर रहे हो? वामन मेश्राम का ऑर्डर कितने का है? 100% का है ना। तो 100 ज्यादा होते कि 50 ज्यादा होते? तो 100 ज्यादा होते ना। 100 का ऑर्डर पहले से है, उसके बाद आप 50 की मांग कर रहे हो। अरे पहले से 100 का ऑर्डर है तो बाद में 50 की मांग क्यों कर रहे हो? आपको समझाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा था, कैसी गड़बड़ियां चल रही थी। कांग्रेस के द्वारा बीजेपी की सरकार बनाने के लिए 2019 में संसद के अंदर जाकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को गले लगाता, बोलता हमारा तो साला बीजेपी को बहुत पीड़ा, अभी गले काय को लगा रहा है? अगर इतना तेरा विरोध है तो गला काय को पकड़ रहा है तू नरेंद्र मोदी का संसद के अंदर, साला टीवी में दिख रहा है। चलो ठीक है, राहुल गांधी गला पकड़ रहा है, गला लग रहा है नरेंद्र मोदी क्यों लगने दे रहा है? तो नरेंद्र मोदी को ये राहुल गांधी ने मेरा मदद किया था 2019 में, है खाली चोर चोर मौसेरे भाई भाई, दूसरे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, हमको नहीं, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। साथियों 50% की मांग किया मिलान करने की, जस्टिस रंजन गोगोई थे, उसको इस केस को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था कि बाकायदा एक फैसला हो चुका था, एक केस में एक फैसला हो गया, दूसरी केस लड़ने का और एंटरटेन करने की कानूनी जरूरत नहीं है। जब एक संवैधानिक प्रश्न है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूलिंग दे दिया तो उसी केस में दूसरा केस करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। चीफ जस्टिस को रिजेक्ट करना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? रंजन गोगोई पर एक औरत ने विनय भंग का आरोप लगाया। उसकी जांच करने के लिए जस्टिस शरद बोबड़े, जो हमारे नागपुर का आरएसएस का उसका दादा वकील का संस्थापक अध्यक्ष था, उसका दादा, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में
दूसरे नंबर का जज था। रंजन गोगोई के बाद बोबड़े, जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। जस्टिस बोबड़े के नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा और 7 जज के बेंच ने फैसला दिया रंजन गोगोई निर्दोष है। रंजन गोगोई निर्दोष है। फिर फैसला दिया जस्टिस पटनायक को उस औरत का जांच करने का आदेश दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। सला ऐसा कभी होता ही नहीं है। या तो आरोपी गुनाहगार साबित होता है, दोनों निर्दोष नहीं होता है। अगर झूठा आरोप औरत ने लगाया तो उसको दंड होना चाहिए था, औरत को दंड होना चाहिए था, उसको भी निर्दोष छोड़ दिया। एक खबर जब मैंने पढ़ा, बात समझ में आई कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। 8 अप्रैल 2019 को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा। ये 1% मिलान में ये चोरी पकड़ लो। अरे मेरे पास तो 100% का ऑर्डर था, 1% में पकड़ो। ये 1% का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्योंकि आप लोगों को कानूनी बात मालूम नहीं है। ये मेरा फैसला, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अब चुनाव आयोग को बंधनकारक है, मेरे ऑर्डर पर अमल करना बंधनकारक है। ये बंधनकारक चुनाव आयोग को ना हो, इसके लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1% का दूसरा ऑर्डर दिया। तो चुनाव आयोग मुझे कह सकता है आपका निर्णय पुराना हो गया। ये मेरा निर्णय जो है ये पुराना हो गया। 1% का निर्णय करंट है, हम करंट पर अमल करेंगे, आपका निर्णय पुराना होगा। तो इस तरह से साथियों, हमारे निर्णय को रोकने के लिए ये सारा खेल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। इसको समझना जरूरी है। और फिर आरएसएस बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को मौका ही मिल गया कि अब तो 1% है साला, अपने को जितना ठप्पा मारना है मारो, चुनाव जीतो। तो 2019 के चुनाव में कितना ठप्पा मारा आरएसएस के लोगों ने मालूम है आप लोगों को? एक आदमी वोट करने को जाता था और वोट कितना करता था साला? एक आदमी जाता था 10 मारता। अब बोले क्या है मैं जी, आप कुछ भी बोलते हैं, आपको सबूत देते हैं, बगैर सबूतों के तो बात थोड़ी करता हूं मैं। नरेंद्र मोदी का, साले दूसरे का छोड़ो, नरेंद्र मोदी का सबूत दे देता। 2019 के चुनाव में वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, 11 लाख लोगों ने वोट दिया। मशीन से कितना निकलना चाहिए? 11 लाख निकलना चाहिए, 12,87,000 निकला। 11 लाख लोगों ने वोट दिया, 11 लाख वोट मशीन को बाहर निकालना चाहिए था, 12,87,000 निकला। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में आज भी रिकॉर्डेड एविडेंस है। इतने तेजी से नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ठप्पे आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मारे और इस तरह से वो चुनाव नरेंद्र मोदी जीत गए। ये तो एक सीट का हो गया, एक नहीं, मेरे पास 373 सीटों का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड 373 ईवीएम वोट काउंट मिसमैच इन 373 सीटों पर लोकसभा के लोगों ने वोट दिया, उससे ज्यादा वोट निकले। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272। कितनी सीटों पर ज्यादा वोट निकले? 373। 101 सीटों पर ज्यादा निकले। ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया, ये चुनाव आयोग का लिख कर दिया हुआ है। हमने कहा 543 है, बाकी का नहीं दोगे? बाकी में भी है, मेरा इतना ही ले, बाकी में भी है।
2019 के चुनाव में इतना ज्यादा ठप्पा मारा गया, सारी की सारी सीटें 303 सीटें बीजेपी ने जीती, 303 लोकसभा की सीटें बीजेपी ने सारी की सारी घोटाला कर दी, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी। ये घोटाला करके बना हुआ प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी को लोग बहुत डरते हैं, बहुत डरते, विरोधी पार्टी के लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं। जरा हमसे पंगा ले लो। नरेंद्र मोदी को मालूम है वामन मेश्राम के पास है इतना सारा सब, ये 2-3 ही दिखा रहा हूं आपको, 1 2 3 ये इतना है, ऐसे थोड़ी लड़ रहा। तो इसलिए इस देश में इतना भयंकर चल रहा है, इसको रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, ये आपको समझाना होगा, इसलिए सारे देश भर में समझाने के लिए निकला। हमारे ही लोग, बहुत सारे लोग ऐसा है, ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे वामन मेश्राम पगला गया है, क्या कहते हैं? वामन मेश्राम पगला गया है, ईवीएम में ऐसा कछु नहीं होता है, वामन मेश्राम पगला गया, ईवीएम में कछु नहीं होता है, साले गधे की औलाद। ऐसा लोग, जितने लोग ऐसा कहते हैं, सारे के सारे गधे की औलाद। आप सोचते हो अरे वामन मेश्राम गाली गलौज कर रहा है, हम तो सोचते थे बड़ा सेंसिबल आदमी, ये गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? चलो ठीक है, ये आपको बता देता हूं, आपको भी मालूम होना चाहिए। चलो यहां से गधा जा रहा है, यहां एक गधा जा रहा है, तो आप कहोगे पंडित जा रहा है, जा रहा है, गधा जा रहा है, तो आप जो है कहोगे पंडित जा रहा है, कहोगे गधा जा रहा है ना बोलोगे, गधे को गधा ही बोलोगे ना। अगर आदमी ने गधे को कहा नहीं गधा नहीं है, पंडित जा रहा है, तीसरा आदमी क्या बोलेगा? ओरिजिनल गधा गधा नहीं है, ये आदमी ही गधा है। एक कहने वाला, गधे को पंडित कहने वाला ही असली गधा है, बोलेंगे लोग। मैं तो केवल गधे को गधा कह रहा हूं, साले गधे की औलाद है। गधे की औलाद क्यों कह रहा हूं? मैं कोई पागल थोड़ी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो तालुका के मैजिस्ट्रेट का फैसला है, मैजिस्ट्रेट का फैसला जिला कोर्ट में बदल सकता है, क्यों बदल सकता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कोई कोर्ट है ऊपर? अरे सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, ये फाइनल निर्णय है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये मशीन घोटाला करती है। अरे संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला कानून का दर्जा हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला कानून का दर्जा हासिल है। लोअर कोर्ट के लोग उसको नजीर के तौर पर पेश करते हैं कि ये कानून है, एक कानून है, कानून का दर्जा हासिल है संविधान के अनुसार। जब ये कानून है तो जो इस बात को नहीं मानते हैं वो गधे की औलाद नहीं तो क्या है? पंडित की औलाद कहा जाएगा। अगर पंडित की औलाद कहेंगे तो जानते हो क्या होगा? साले हरामखोर की औलाद हो जाएगा। अपने बाप की औलाद के बजाय हरामखोर की, ज्यादा खराब शब्द है। साथियों, मैं ये बात आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी है ये मानते हैं कि नहीं होता है, इसलिए सख्त भाषा में कह रहा हूं, अरे जागो, तुम्हारा सत्यानाश करने का तुम्हारे जितने भी संवैधानिक अधिकार है ना, अरे वोट के अधिकार पर निर्भर है। वोट का अधिकार अगर समाप्त हो गया तो संविधान के सारे अधिकार हवा में उड़ जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है आपका अधिकार। जान लो, समझ लो। इसलिए साथियों, ये पहला काम कर रहा हूं जगाने का। कोई भी आदमी भारत का
कोई भी आ गया, दुनिया के लोग तो मेरी पहले ही मानते हैं, दुनिया वालों ने तो पहले ही ईवीएम पर पाबंदी लगाई। अमेरिका में, यूरोप में, किसी दुनिया के विकसित देशों में कहीं पर भी कोई ईवीएम नहीं है। जिस देश में 90% लोग टेक्नोलॉजी के साक्षर नहीं है, 10% है भारत में, ज्यादा बोल रहा हूं, टेक्नोलॉजी का साक्षर, पहले तो अक्षरों का साक्षर ही कम है, टेक्नोलॉजी का साक्षर भारत में 90% लोग नहीं है। तो जहां टेक्नोलॉजी का साक्षर 90% नहीं है, वहां ये मशीन नहीं चल सकती। चलाई जा रही है, क्यों चलाई जा रही है? काशीराम जी ने नारा लगाया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तब कांग्रेस को समझ में आ, अरे बाप रे बाप, सारा राज ही सारा चला जाएगा। इतना आसान नारा है, बुड़बक से बुड़बक आदमी को समझ में आ जाए। बुड़बक समझते ना आप ही के इलाके का सब हमारे इलाके का नहीं है। तो इस तरह से पहला काम जो है जगाने का, ईवीएम में घोटाला होता है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, किसी दूसरे आदमी को दोबारा ईवीएम में घोटाला होता है साबित करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई आदमी आपके पास आकर कहे कि आप साबित कर सकते हो ईवीएम में घोटाला होता है, उसका जवाब दो, सुप्रीम कोर्ट साबित कर चुके ही दोबारा किसी को भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट साबित कर चुके हैं, दूसरे को साबित करने की जरूरत नहीं है, और कानून है। इसलिए बात आपको समझा रहा हूं। ये पहला काम ये जगाने का। दूसरा काम ये कि यदि चुनाव आयोग ने इस सारी बातों को कहने के बाद भी ईवीएम मशीन में सुधार करने का और ईमानदारी से चुनाव करवाने का काम नहीं किया, भारत बंद करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भारत बंद कर देंगे। कभी भी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में भारत बंद करेंगे। मैं पहले भी भारत बंद कर चुका हूं, मालूम है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मैं भारत बंद कर चुका हूं। इतना बड़ा भारत बंद हुआ, इतना बड़ा भारत बंद हुआ, इतना बड़ा भारत बंद हुआ कि नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो कानून पार्लियामेंट में पास किया था, आज तक लागू नहीं कर पाए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून है, आज तक लागू नहीं कर पाए। क्यों? वामन मेश्राम ने उसको डब्बे में बंद करके रख दिया है, भारत बंद कर। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, यकीनन बहुत शक्तिशाली नेता है। नरेंद्र मोदी का कानून डब्बे में बंद करने वाला वामन मेश्राम भी थोड़ा इंच भर नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताकतवर है। नरेंद्र मोदी ताकतवर है तो उसका कानून डब्बे में बंद करने वाला वामन मेश्राम भी इंच भर, ज्यादा नहीं, इंच भर ज्यादा ताकतवर है। तभी ना उसका पास किया हुआ कानून हमने डब्बे में बंद करके रखा। बंद करेंगे, भारत बंद करेंगे। ये चुनाव आयोग को चेतावनी देता हूं, सुधरो। तुम ईवीएम मशीन लगाना चाहते हो, रखना चाहते हो, रखो, ईमानदारी वाली रखो। अच्छे आदमियों को राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक समिति बनाओ। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। बराबर है आगे साहब? आर्टिकल 32 के तहत, मैं वकील नहीं हूं मगर वकील से कम जानता नहीं हूं, समझ लेना, लड़ाई लड़ना पड़ रहा है भाई। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा करने का अधिकार संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने सुप्रीम कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है वोट का अधिकार, एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है, हमारे वोट की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट जब चुनाव होता है निगरानी करे, 3 जज का पैनल बनाए और मिनट टू मिनट निगरानी करे ताकि कोई गलत काम चुनाव आयोग कर ना सके। ये काम होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ठीक से काम करे, ये करना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की समिति होनी चाहिए।
निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन के लिए स्टेट लेवल पर, लोकसभा लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, जहां जहां भी कानून बनाने वाली संस्था के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, ध्यान रखो, विधानसभा में कानून बनाने का अधिकार है, वहां जो चुनकर जाने वाले लोग हैं उनके पास पावर ज्यादा है, जनता के विरोध में कानून पास करते हैं। वहां नागरिक समितियां होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, संवैधानिक अधिकार होने चाहिए, ताकि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी केवल सुप्रीम कोर्ट की नहीं होनी चाहिए, नागरिकों को भी, जिसको सरकार बनाने का और सरकार बिगाड़ने का जिनके पास अधिकार है, उनको पास भी अधिकार होने चाहिए। यदि ये बात चुनाव आयोग, भारत सरकार और ये लोग नहीं मानते हैं, 2024 में ईवीएम फोड़ेंगे। नहीं मानते हैं, ईवीएम फोड़ेंगे। जो ईवीएम हमारी किस्मत फोड़ना चाहती है उसको रखेंगे नहीं, फोड़ देंगे, उसको फोड़ेंगे। जो हमारी किस्मत फोड़ना चाहते हैं, अरे ये ईवीएम मशीन जो है आपके वोट का अधिकार खत्म करके आपके सारे अधिकार खत्म कर रही है, तो आपका किस्मत फोड़ रही है। इसलिए जो हमारा किस्मत फोड़ने वाली मशीन है उसको 2024 के चुनाव में, यदि कानून और संविधान के दायरे में चुनाव आयोग चुनाव करवाने का काम नहीं करती है, फोड़ेंगे, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जब मैं ये भाषण कर रहा था तो हमारे मित्रों ने सुना और उन्होंने टेलीफोन किया और कहा, निशाम जी आपने बहुत अच्छा लोगों को समझाया, दूसरे को मालूम नहीं है, मगर ईवीएम फोड़ने की बात आप कह रहे हो तो इससे तो सजा हो, तो जेल हो। तो हमने उनको कहा, ये गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि लहान हो गए, छोटे हो गए? कहा महान हो गए। वो भी भारत को अंग्रेजों के गुलामी से आजाद करने के लिए लड़ रहे थे। हम संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए अगर शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा तो देश में हथियारबंद आंदोलन चल सकता है। और अगर हथियारबंद आंदोलन रोकना है, देश को बचाना है, तो ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ रहा हूं। और इसके लिए अगर मुझे जेल में जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं तो गुजरात में जेल में जाकर वापस आ गया हूं। लोगों को डर लगता है, मैं तो गुजरात में ही जाकर आ गया हूं। गुजरात के पुलिस वालों को कहा मुझे ले लो, कहा कि नहीं आपको नहीं लेते। क्यों? कहा ऊपर का आदेश है, इसको अंदर मत लेना। कहा क्यों? कि अंदर जाएगा तो गांधी जी की तरह महान हो जाएगा। अगर गांधी जी की तरह हम भी महान हो गए तो गांधी जी ने तो कहा था चले जा, किसको? अंग्रेजों को कहा चले जा। तो हम महान हो गए तो हम कहेंगे पंडितों चले जा। कहना नहीं चाहते हैं, ये हम कहना नहीं चाहते तो सुधर जाओ। और नहीं सुधरेंगे तो फिर तो कैसे सुधारना तो हम जानते हैं ना। टेढ़े आदमी को कैसे सुधारना है हम जानते हैं। तो इसलिए ये सारे देश भर में लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए और अगर तोड़ना पड़े ईवीएम मशीन को 2024 में, तो कितने लोग ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए तैयार है? अच्छा, सभी लोग तैयार है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि जो हाथ खड़ा नहीं करेगा उसको देशद्रोही घोषित करने का सोच रहा था, मगर आप लोग सारे के सारे देशभक्त लोग हैं, इसलिए आपको देशभक्त घोषित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।